करना। ये बात इसके अंदर थी। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ ऑटम 2014। स्केलेटन इसका एक ही होता है बच्चों कि हमने दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को या जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स उनको लिखना है और उसका एक टोटल ले लें तो टोटल भी बाद में मैच करने में आसानी रहती है। और एक कॉलम बनाते हैं एलोकेशन बेसिस का कि हम इनको एलोकेट किस तरह कर रहे हैं। जैसे ये 13-14 की जो कॉस्ट है ये किस बेसिस पे जा रही है? फ्लोर एरिया के बेस पे जा रही है। ये किलोवाट आवर्स के बेस पे जा रही है, ये मशीन आवर्स के बेस पे जा रही है। और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जो परसेंटेजेस है इसके लिए ये कॉलम बन जाता है। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं और नीचे जब हमने रेट निकालना है तो हमें बताना है कि कौन सी बेस हम यूज कर रहे हैं। दिस इज द बेस। ठीक है बच्चों। तो ये था ऑटम 2014 का क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। अब हम करते हैं स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन दैट इज ऑफ 12 मार्क्स। जी बच्चों, ये है स्प्रिंग 2014 का पेपर। दिस इज इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें रिक्वायर्ड है आपसे सॉरी, इसमें आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। इसमें भी एब्जॉर्प्शन रेट्स ही मांगा गया है फॉर द मशीनिंग असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स। और फिर बच्चों बात यह ध्यान में रहे कि कौन सा मांगा गया है? ओवरहेड का। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वेजेस नजर आ रहे हैं तो हमने इनको इग्नोर करना है, हमने सिर्फ ओवरहेड्स को लेके चलना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट्स and product cost estimates for the next year. The cost and related data for the year ending 31st December 2014 have been estimated as follows. अब पूरे साल का डेटा दे दिया गया। मशीनिंग एंड असेंबली एंड फिनिशिंग ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं और मेंटेनेंस हमारा सर्विस डिपार्टमेंट होता है। कह रहे हैं 80% ऑफ द मशीन में 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो हमने बनाया है ये क्या करता रहता है? मशीनों की मेंटेनेंस करता रहता है ताकि वो रनिंग कंडीशन में रहे, उनके अंदर कोई ब्रेक डाउन ना आए, उनकी कोई पुर्जे खराब ना हो, वो गर्म ना होकर खराब हो जाए, उनकी प्रॉपर सफाई होती रहे, उनका प्रॉपर ऑयल चेंज होता रहे, उनकी एफिशिएंसी मॉनिटर होती रहे। ओके, whereas the remaining time is consumed in cleaning and maintenance of factory building। बाकी जो है 20% जो का टाइम है या स्टाफ है वो ऑफिस की क्लीनिंग और मेंटेनेंस में लगा रहता है कि जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग की मेंटेनेंस करा रहे हैं, गार्डन साफ कर रहे हैं, सीढ़ियाँ साफ कर रहे हैं, वॉशरूम साफ कर रहे हैं, तो ये उसकी उसमें लगे रहते हैं। तो 80% तो वो दे रहे हैं टाइम मशीनों की मेंटेनेंस के लिए एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स में आएंगी, सिर्फ इस मेंटेनेंस की नहीं होती। इनडायरेक्ट वेजेस चारों डिपार्टमेंट्स की दे दी गई, डायरेक्ट मटेरियल भी दे दिया गया तीनों डिपार्टमेंट्स का। इससे भी हमारा ताल्लुक सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं होता। इनडायरेक्ट मटेरियल भी दे दिया गया कि चारों डिपार्टमेंट्स में कितने कितने का कंज्यूम हुआ पावर। दैट इज ऑफ 465 लाइट एंड हीट डेप्रिसिएशन रेंट एंड रेट्स एंड वेयर हाउस कॉस्ट अदर डाटा। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, मशीन आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास अवेलेबल है, फ्लोर एरिया हमारे पास अवेलेबल है,
एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। हमारे पास जो मशीनें लगी हैं या जो हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी हमें चारों डिपार्टमेंट्स की दे दी गई है। ठीक है जी। कैलकुलेट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर द मशीनिंग असेंबलिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स। बच्चों, हमें पता है पावर को हमने किसकी बेसिस पे लेके जाना है? हम इसको मशीन आवर्स की बेसिस पे लेके चले जाएंगे। लाइट एंड हीट को भी हम दो तरीके का कर सकते हैं। लाइट एंड हीट यूजली जो होता है ना, ये कम पावर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है जो सिर्फ आपकी बिल्डिंग की जो लाइट की रिक्वायरमेंट है ना उसको मीट करता है, लाइट और हीट की, जैसे हीटर वगैरह लगा लिए। जबकि पावर जो होती है ना ये मशीनों को चलाने के लिए चाहिए होती है। लाइट एंड हीट जो है वो हम फ्लोर एरिया के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। रेंट एंड रेट्स जो फ्लोर एरिया है इसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वेयर हाउस कॉस्ट जो है वो भी हमारी पास जो है फ्लोर एरिया हमारे पास है और ये एसेट्स की बुक वैल्यू है, इन दोनों में से देखते हैं किसके साथ जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारे पास इसका सजेस्टेड सोल्यूशन है। इसको अभी देखते हैं कि क्या इसमें चल रहा है। ओवर एनालिसिस फॉर अल्फा लिमिट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 दिसंबर 2014। ओके। अच्छा जी बच्चों, अब देखें डायरेक्ट वेजेस हम नहीं लेते क्योंकि हमने ओवरहेड्स करने हैं। हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेते क्योंकि हमने ओवरहेड्स करने हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस हमें चारों डिपार्टमेंट्स के दिए गए थे, हमने उनको एक्चुअल बेसिस पे लिख दिया। इनडायरेक्ट मटेरियल हमें जो दिया गया था उसको हमने एक्चुअल बेसिस पे लिख दिया। अब बात आ गई पावर की। पावर की कॉस्ट है 465। ठीक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, क्योंकि पावर जो है वो मशीनों को चलाने के लिए चाहिए होती है। जबकि लाइट एंड हीट जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जस्ट बल्ब जलाने हैं, पंखे चलाने हैं, हीटर जलाना है, तो ये इतनी कॉस्ट नहीं करता। और जिस फैक्ट्री ने जितना एरिया कवर किया हुआ होता है उस हिसाब से ही हम उसको लाइट एंड हीट की कॉस्ट एलोकेट करते हैं। तो बच्चों ये आएगी फ्लोर एरिया के ऊपर। दिस इज अबाउट फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन, ये एसेट्स की जो बुक वैल्यू दी गई है, डेप्रिसिएशन तो एसेट्स के ऊपर ही होती है ना। जो एसेट्स की बुक वैल्यू दी गई थी हमने उसकी बेसिस पे इसको एलोकेट कर दिया। रेंट एंड रेट्स ये अगेन फ्लोर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि रेंट हमने जितना जितना जिसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसकी बेसिस पे उसको चार्ज होगा। फिर आता है बच्चों वेयर हाउसिंग कॉस्ट। वेयर हाउस में हम ज़्यादातर क्या रखते हैं, हम अपना रॉ मटेरियल ही रखते हैं। तो वेयर हाउसिंग की जितनी भी कॉस्ट आ रही है दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि हमने ये कॉस्ट इनकट की है एज ए रेंट हो सकता है या उसमें हमने कोई गेट स्टोर कीपर रखा हुआ था एंड सो ऑन। उसकी जो कॉस्ट आ रही है, जितना जितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया है, कौन सा डायरेक्ट मटेरियल, उसके बेसिस पे जाके ये एलोकेट हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि वेयर हाउस कॉस्ट क्या थी और मटेरियल क्या था। जी देखिए वेयर हाउस कॉस्ट है हमारी 98, जबकि मटेरियल की जो यूजेज है वो है मशीनिंग में 365,000, 46,000 एंड 18,000, यानी कि टोटल मटेरियल यूज हो रहा है 429,000 का। तो हम क्या करेंगे, 98 डिवाइड बाय 429 एंड मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये 83 पॉइंट कुछ बन के हमारे पास आ रहा है, जो कि हमें शो करना पड़ेगा फर्स्ट डिपार्टमेंट में। ये 83 आ गया फर्स्ट डिपार्टमेंट में, दैट इज इन मशीनिंग। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से ये हमने वेयर हाउसिंग कॉस्ट, क्योंकि वेयर हाउस में मटेरियल ही रखा जाता है, तो ये हमने इसकी बेसिस पे एलोकेट कर दी। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास मशीनिंग की भी ओवरहेड कॉस्ट बन गई, असेंबली की भी बन गई, फिनिशिंग की बन गई, मेंटेनेंस की बन गई एंड टोटल भी आ गया।
अच्छा जी, फिर हमें ये बताया गया था कि हम मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो हम 80% एलोकेट करते हैं टू टूवर्ड्स मशीन मेंटेनेंस, और 20% जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो जो हमने इसकी 264 था ना, इसका लिया पहले 80%, 211 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग मशीन आवर्स। जो भी जिस डिपार्टमेंट ने जितने जितने मशीन आवर्स यूज किए थे उसकी बेसिस पे एलोकेट कर दिया। दैट इज 80% बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स। और जो इसकी 20% अमाउंट है वो बेस हमने स्प्रेड कर दी है बेस्ड ऑन द फ्लोर एरिया। अब ये जो तीन डिपार्टमेंट से फ्लोर एरिया शेयर किया था ना, ये उसकी बेसिस पे चलेगी। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे ये 264 था, इसका हमने लिया 80%, दैट इज 211। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जी बेटा, देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स टाइम इज यूज इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो जितनी भी हमारे पास अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बनी, उसका 80% हमने किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? मशीन आवर्स की बेसिस पे। अब आप बच्चों देखो, मशीन आवर्स आपके पास अवेलेबल है इन तीनों डिपार्टमेंट्स के, दैट इज 45,000। तो जो हमारे पास फिगर आई थी 264 आई, उसका हमने लिया 80%, ये बन गया था 211। इसको हम तकसीम करेंगे 45,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये 188 जो है वो कॉस्ट आ जाएगी मशीनिंग के लिए। एंड लाइकवाइज अब जो 264 का जो 20% है ना, वेयर एज द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग को हमने क्लीन करने पे लगाना है। अब जो हमारे पास 20% बचेगा ना, वो हमारे पास ये फैक्ट्री एरिया है 1400 एंड 300। इसका तो अपना आप खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको ही इस पे डालना है। तो ये हो गया 14 एंड 1700। जो हमारे पास अब बचेगा ये 53, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1700 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट का है 1000। तो ये आपके पास आ जाएगा 31। जो तीन डिपार्टमेंट्स का एरिया था ना, उसको सम किया, वो बन गया 1700। इसका एरिया था 1000, इसको दे दिया। इसका एरिया था 400, इसको दे दिया। इसका एरिया था 300, तो हमने इसको दे दिया। इस तरह करने से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 80 और 20 करके खत्म हो गई। टोटल 1290 ही रहेगा। अब ये कॉस्टें उठ के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट बन गई 971, इसकी बन गई 156, और फिनिशिंग की बन गई है 163। इसको हम लेके जा रहे हैं मशीन आवर की बेसिस पे। इधर है डायरेक्ट लेबर आवर्स और इधर भी है डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए हैं रेट 24.28, 19.50 एंड 10.19। तो इस तरीके से हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम कर लिए। अब ये हमने कौन कौन सी बेसिस यूज किए हैं, अगर हम क्वेश्चन में फिर दोबारा आए बच्चों। क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया था कि ये हैं मशीन आवर्स, ये हैं असेंबली आवर्स, ये हैं फिनिशिंग के आवर्स। ठीक है, और हमने कोई ना कोई रेट यूज करना है। और मशीनिंग डिपार्टमेंट में आप देखें ज़्यादा काम किस पे हो रहा है? मशीनिंग की बेसिस पे। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आवर्स जो है ना मशीन के यूज हो रहे हैं। दिस इज मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री। ओके, तो हमने मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए इसको यूज कर लिया। जबकि अगर हम असेंबली में आए तो लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, मशीन आवर्स कम है, तो यहाँ लेबर आवर्स के ऊपर रेट निकाल सकते हैं। लाइकवाइज फिनिशिंग में भी लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, मशीन आवर्स कम है, तो हम इसमें फिनिशिंग के लिए भी लेबर का रेट, लेबर को एज ए बेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उन्होंने कहा है कि रेट निकालें किस पे? कैलकुलेट एप्रोप्रिएट। अब आपने खुद देखना है कि देखें इस मशीनिंग में मशीन आवर्स ज़्यादा है,
इसका मतलब है कि इसमें मशीनरी ज़्यादा है और ये मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, और इस पे जो कॉस्टें इंकर्ड होंगी ना बच्चों, वो मशीन आवर्स की वजह से इंकर्ड हो रही है जब भी हम रेट मशीन पे निकालेंगे। यहाँ पे लेबर ज़्यादा काम कर रही है, मशीनें भी कर रही है, लेकिन लेबर की बहुत बड़ी 2000 की कंपैरिजन में 8000 बहुत बड़ी फिगर है, इसलिए यहाँ पे हम लेबर आवर की बेसिस पे निकालेंगे। और जो हमारे पास है थर्ड डिपार्टमेंट फिनिशिंग, इसमें भी अगेन देखें आप, डायरेक्ट लेबर आवर्स ज़्यादा है और मशीन आवर्स कम है, तो इसमें भी हमने जाके लेबर आवर की बेसिस पे ये रेट निकाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसमें जो नए पॉइंट्स आए थे वो क्या आए हैं कि एक लाइट एंड हीट ने आ गया। लाइट एंड हीट को भी हम फ्लोर एरिया के हिसाब से करते हैं, क्योंकि लाइट एंड हीट का जो ताल्लुक है वो जगह को रोशनी और एयर हीटिंग की फैसिलिटीज देने के लिए होता है। तो हम इसको उसकी बेसिस पे किया, प्लस इसके अंदर आ गया वेयर हाउस कॉस्ट। तो वेयर हाउस कॉस्ट में हम क्या प्लेस करते हैं, मटेरियल। तो जितने भी मटेरियल की अमाउंटें थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की, हमने उसकी बेसिस पे उसको एलोकेट किया। प्लस इसमें हमें ये नहीं बताई गई थी कि कौन कौन सी बेसिस हमने लेनी है। तो वो बेसिस हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने ये देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे हमने उस दिन भी कोरिलेशन निकाल के देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ हम मेथड से जब हम कर रहे थे तो हमारी कोरिलेशन आ रही थी। फिर हमने देखा था जिसमें सबसे ज़्यादा कोरिलेशन आएगी उसको हम अपना बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मशीन आर ज़्यादा इसके बेस के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे लेबर आवर्स यूज़ हो सकते हैं और यहाँ पे भी लेबर आवर्स यूज़ हो सकते हैं। तो उसमें बच्चों को क्वेश्चन है तो बताएं। प्लस फिर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी कुछ क्वेश्चन जो पास पेपर्स के आए हैं आज और कल में करते हैं, ताकि आपका मंडे को टेस्ट भी है टीओटी का, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएं और हमारे पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए। कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न है तो प्लीज बताएं। और बच्चों ये भी ध्यान में बात जरूर रखनी है कि थाउजेंड्स की फिगर थाउजेंड्स में ही कैरी करनी है इन द आंसर। अब अगर हम पास पेपर्स की तरफ जाएं, ठीक है बेटा, अगर हम पास पेपर की तरफ जाएं, ठीक है बेटा, करा देते हैं। तो हमें इन्वेंट्री या ईक्यू के हवाले से देखें तो ऑटम 2018 में भी 15 मार्क्स का आया है और स्प्रिंग 2019 में भी 7 मार्क्स का ईक्यू आया है। ये स्प्रिंग 2019 का था ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने अपने जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन कर लिया है, ये स्टडी टेक्स्ट में ही हमारे में शामिल किया गया था। और ऑटम 18 का क्वेश्चन जो है उसको अभी हम देख लेते हैं। दैट इज ऑफ ऑटम 18 इसमें आएगा। जी इसमें नहीं, दूसरे में ऑटम 18 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये बच्चों आपको सामने जो क्वेश्चन अभी खुला है ईयूक्यू का, दिस इज ऑफ स्प्रिंग 2019, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, बारह अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को हम रिवीजन क्लास करेंगे और उसमें भी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं ऑटम 18 के क्वेश्चन की तरफ। प्लस एक क्वेश्चन अभी जो हमें कहा गया कि क्वेश्चन बैंक से करना है, उसको भी देख लेते हैं। अगर आज ना भी देख सके तो चलो कल देख लेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं आज ही हो जाए, भी टाइम है।
जी बच्चों, ये क्वेश्चन है ईओक्यू का और दिस इज ऑफ एटम ऑटम 2018 और ये क्वेश्चन नंबर है जैसे सितंबर 2018 यानी ऑटम 2018 और इसमें क्वेश्चन नंबर था आई थिंक जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या सॉल्व करना है। जी बच्चों, इसमें आपसे डिजायर्ड है नंबर 1 6 नंबर्स का कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड है suppliers of AT has offered a discount of 5% quantity per order is increased to 120,000 kg। तो पहले हम EOQ से क्वांटिटी निकालेंगे और कह रहे हैं अगर आप अपना ऑर्डर का साइज 120,000 कर दें तो फिर हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो फिर हम देखेंगे क्या हम ये डिस्काउंट अवेल करें या ना करें। एंड डिस्कस एनी थ्री प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग द EOQ मॉडल और हमारे पास इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि EOQ को हम कैसे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि वो वाक़ई ऐसे ही हों, यानी कि उसकी कंडीशंस हैं ये। ओके, लेट्स सी व्हाट द डाटा इज़ गिवन। Hockey Private Limited is engaged in the manufacturing of a single product, H2, which requires a chemical AT. Presently, HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kg of AT. However, HPL's management is presently considering to adopt economic order quantity model for determining the size of purchase orders of AT. अभी बस हम 60,000 का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि यार EOQ को जाके देखते हैं कि EOQ कैसे काम करेगा। Following information is available in this regard. Average annual production of H2 is 45,600 units. हम H2 जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं 45,600। H2 हमारी मेन प्रोडक्ट है और उसके अंदर हम एक केमिकल डालते हैं। प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ये एक कंडीशन है जो कि EOQ के लिए डिफाइन की जाती है। जो यहाँ बात कर रहे थे ना, 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, उसमें से बच्चों एक ये भी है कि प्रोडक्शन को हम सपोज करते हैं कि वो इवनली रहेगी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। हालांकि ऐसा होता नहीं है पॉसिबल। क्यों? कि आपके अंदर डिफरेंट सीजन चल रहे होते हैं। जैसे अगर आप हॉकी बना के भेज रहे हैं तो हॉकी गर्मी का खेल नहीं है, या बहुत ज्यादा जब गर्मी हो तो नहीं खेली जाएगी, सर्दी में खेली जा सकती है। ठीक है, इसी तरह सर्दियों में भी बहुत छोटे दिन हो जाएंगे तो फिर इसका जो है ना वो डिमांड वगैरह कम हो जाएगी। फिर अगर साल के किसी सीजन के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप या कुछ इस तरह के आ जाएंगे इवेंट, तो उस वक्त इसकी डिमांड बढ़ जाती है, या स्कूलों में छुट्टियों के दौरान इसकी डिमांड बढ़ी होगी। तो ये साल भर इवन नहीं रह सकती। बहरहाल हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि इवन है। EOQ का मॉडल ये कहता है कि आपने सपोज करनी है कि वो इवन है। अच्छा जी, अब ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर्स 10 kg ऑफ AT। हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है? एनुअल प्रोडक्शन हमारी 45,600 और उसके अंदर जो AT डलता है ना, वो दैट इज 10 kg। इसका मतलब है कि 45,600 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आ जाएगा 456,000 हमें चाहिए होगा AT। 45,600 तो हमारी प्रोडक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमें 456,000 AT चाहिए। कॉस्ट ऑफ AT इज ₹200 पर केजी और AT जो रॉ मटेरियल है हमारा वो 200 का मिलता है। और आगे बात, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, 5% ऑफ द क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। और हमारी जब स्टोरेज होती है तो उसमें लॉस हो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, या उसमें से एवेपोरेट हो जाता है, या श्रिंक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सो ऑन। तो बच्चों आपके पास जो इसकी एनुअल क्वालिटी बनी है, क्योंकि हमें EOQ में क्या यूज करना होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो 45,600 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ये आपके पास बन गया 456,000। अब बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना, ये तो हमारी यूज हो जानी है, लेकिन जितनी हम खरीदते हैं उसमें से 5% क्या होती है, लॉस्ट। इट मींस दिस क्वांटिटी इज itself 95%, क्योंकि 5% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो 480,000
हमें खरीदनी पड़ेगी, यहाँ हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, दैट इज 480,000। ठीक है, मैं यहाँ वर्किंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। जी बच्चों देखो, 45,600 हमें चाहिए, जो हमने बनानी है क्या, H2 अपनी जो प्रोडक्ट बनानी है, और हर एक में 80 जो हमारा इक्विपमेंट है, जो रॉ मटेरियल है 80, वो डलता है 10 kg। ठीक है बच्चों, वो हर एक में डलता है 10 kg। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमें चाहिए होगा 456,000 kg। ये तो हमने कहाँ यूज करना है, इन प्रोडक्शन। तो बच्चों हम खरीदेंगे कितना, क्यों कि स्टोरेज में 5% हो जाता है लॉस्ट, 5% लॉस्ट है। इट मीन्स ये जो 456,000 है ना, 456,000, दिस इज इक्वल टू 95%। क्योंकि बच्चों 5% तो हो जाएगा लॉस, तो इसको हम ग्रॉस अप करने का तरीका ये है कि हम इसे करेंगे 456,000 डिवाइड बाय 95 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 480,000। दिस इज आवर एनुअल रिक्वायरमेंट, दिस इज आवर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ये तरीका है, क्योंकि जब आपने 480 खरीदा होगा ना, इसमें से अगर आप देखें, सम करते हैं, लॉस हो गया 5%, तो 480 का 5% लें, कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 24,000। और जब आप 480 में से 24,000 निकाल देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज 456,000, क्योंकि ये लॉस होने के बाद आपको चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से करके ग्रॉस अप कर लेते हैं, और ये हमारे पास पता लग गई कि हमें एनुअली क्या खरीदना है। एनुअली बच्चों हमने खरीदना है 480,000। ठीक होगी यहाँ तक बात। फिर हम आगे आते हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज 2.688 मिलियन, एंड इसमें बताया जा रहा है 60% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल। तो हमने जब बच्चों ये चैप्टर पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हमने सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट के साथ चलना है, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम 26,880 जो है, इसका हम लेंगे 65% टू नो द वेरिएबल कॉस्ट, कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, या इसको कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये और प्रोक्योरमेंट से मुराद है ऑर्डरिंग। ठीक है, तो ये बच्चों हो गई 2.688,000, और उसका हम ले लेंगे 65%। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास
17,47,200। जी शाबाश, 17,47,200। ठीक है बच्चों, ये क्या कॉस्ट है कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट करेंगे तो हमारी ये कॉस्ट इंकर्ड होगी। अभी इसके साथ भी हमें कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन और भी करनी है, लेकिन यहाँ तक तो हमने आना ही आना था, इसको हम अपने पास नोट डाउन कर लें। अच्छा बच्चों, अच्छा इसका मतलब है कि जो बाकी कॉस्ट है ना, वो आप प्रोक्योरमेंट करें या ना करें, वो फिक्स होगी। ठीक है, और वो कितने परसेंट होगी बच्चों, यानी कि उसको हम कह सकते हैं इररेलीवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट और ऑब्लिक ऑर्डरिंग, दैट इज इसी अमाउंट का वो हो जाएगा 35%। ठीक है, वो भी बताएं जरा कितना बनेगा। 9,40,800। 9,40,800। ठीक है बच्चों, तो वो हो जाएगी सारी की सारी इररेलेवेंट, और ये होगी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और दैट इज 35%। इसका हमारे इस डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं, हम एक प्रोक्योरमेंट ना भी करें तो इसने इंकर्ड होना है। दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज फिक्स्ड। हमारा ताल्लुक अभी इस फिगर से है जो कि हमारे पास अभी आगे भी हमें काम आनी है। अभी हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, ATL is stored in a third party warehouse at a cost of rupees 6.25 per kg per month। EOQ के मॉडल में बच्चों हमें जो स्टोरेज कॉस्ट या वेयर हाउसिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट लेनी होती है, वो लेनी होती है पर एनम, पर ईयर। तो हमें इसको भी पर एनम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये बन जाएगी होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पे जाके हमें निकालनी है। पर एनम का मतलब है पर ईयर, और ये हो जाएगी इस तरह के ₹6.25 मल्टीप्लाई बाय 12। वो कितनी आगे बच्चों, ये 75। दैट इज 75। तो 75 हमारी आ जाएगी वेयर हाउस की कॉस्ट। दिस इज वेयर हाउस कॉस्ट। अच्छा जी बच्चों, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर ना दो चीजें शामिल होती है, दो भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे एक वेयर हाउस दी हुई है और एक हमें बताई गई है कि STL's कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम। अब हम ये जो आइटम 200 रुपए का खरीद रहे हैं, इसको हमने कहीं से फाइनेंस कराना है, और उसके ऊपर हमें पे करना पड़ेगा 8%। तो ये फाइनेंसिंग कॉस्ट भी इज आल्सो पार्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, और ये आ जाएगी बच्चों, दैट इज ₹200 इंटू 8%, दैट इज इक्वल टू ₹16। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये हमारी कॉस्ट बन गई ₹91। दिस इज another relevant cost for our EOQ calculation। ठीक है बच्चों, और इसको भी हमें कलर दे देते हैं 91। तो जो अभी तक डाटा हमें मिला था उसकी बेसिस पे हमने ये चीजें फाइंड आउट की। ये आ गई हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट, 480,000 हमने प्लेस करने हैं। ये आ गई है कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट एंड पर एनम, ये हमें रिक्वायर्ड होती है फार्मूले के अंदर, जो EOQ का फार्मूला होता है। प्लस बच्चों हमें ये जो वाली कॉस्ट है इसको भी हमने अभी वो करना है, रेलिवेंट करना है। इसमें हमें जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होती है, ये हमारे लिए रेलिवेंट होती है। अब हमें ये कैसे निकालनी है बच्चों, इसको भी देखते हैं। देखें, ये जो कॉस्ट थी ना, ये प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट थी पूरे साल की। अब हमें देखना है कि हम पूरे साल में और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ये कैसे निकालते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसमें ये करते हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। देखें, अभी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है कितनी, हमने ऊपर भी डिटरमाइन किया, दैट इज 480,000। और जो प्रेजेंटली हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे वो कितने यूनिट्स कर रहे थे बच्चों,
60,000 यूनिट्स का। इसका मतलब है कि साल में हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं 8 ऑर्डर्स। क्वेश्चन में अगर आप आ जाएं, हम अभी जो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे दैट इज ऑफ 60,000 kg। अभी हमारी प्लेसिंग की ऑर्डर की पॉलिसी है 60,000 kg। ठीक है, तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 480। इसको हमने डिवाइड कर दिया 60,000 से, तो हमें 8 ऑर्डर्स प्लेस करें। तो 8 ऑर्डर्स की कॉस्ट बच्चों ये है। ठीक है, तो हमने और क्या निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसके लिए क्या होगा कि रैली टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, टोटल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है, 1747,200। इसको डिवाइड कर देंगे 8 ऑर्डर से, तो बच्चों ये कितनी आ गई, 218,400. अच्छा बेटा 218,400। एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है ना वो है दैट इज 218,400। ये हमें डिटरमिन करनी है। हमें ईओक्यू के फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, द नंबर वन थिंग। ठीक है, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी है पहली रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट। नंबर टू चाहिए होती है हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दिस इज अवर सेकंड रिक्वायरमेंट। नंबर थर्ड चाहिए होती है हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज थर्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई। और जब ये तीन चीजें पूरी हो जाती है हमारे पास, तो हम ईओक्यू का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जब हम इसको जाके अप्लाई करेंगे, तो हम इसका आंसर अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। आपने भी कैलकुलेटर पे कर लिया होगा। जी बच्चों, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और इसका सारे का होता है अंडर रूट, तो दैट इज 48,000। या आप 48,000 यूनिट्स का ऑर्डर अगर प्लेस करेंगे तो वो ईओक्यू आपका बन जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो सारी वर्किंग हमने की है, इन्होंने भी ये वही वर्किंग की हुई है। अब हम इसके आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो कह रहे थे कि अगर आपको डिस्काउंट दे दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो ईओक्यू के फार्मूले से हम देखेंगे कि हमारी क्या कॉस्टें बनती है, और एक हम देखेंगे कि अगर उसकी ऑफर हम एक्सेप्ट कर लें तो फिर क्या हमारे पास कॉस्टें बनती है। आए बच्चों से देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 80 है 480,000, ये तो हमने देख लिया। 480,000 दोनों सूरतों में 4,80,000 का ही हमने माल मंगवाना है। जब हम ईओक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो अभी हमने निकाला कि हमने 48,000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये भी हमने बच्चों देखो 48,000 निकाला है, ये सारा सॉल्व करके 48,000। इसका मतलब है कि हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 10 ऑर्डर। पहले इस बात लाइन को समझ लेते हैं। और जब हम 48,000 का क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री बच्चों हमारी बनती है EOQ डिवाइड बाय 2, दैट इज 24,000। EOQ डिवाइड बाय 2, 24,000, यानी कि हमारे पास ऑन एवरेज 24,000 यूनिट्स रहा करेंगे। अब इसकी बेसिस पे हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, दैट इज 218,400। 218,400 10 ऑर्डर की आ जाएगी 2184,000। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट। हमने होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट की निकाली है कितनी, 91।
और हमें कितने यूनिट्स होल्ड करने, 24,000। तो 24,000 को आप 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2184,000। अच्छा बच्चों, अब हमने कितने यूनिट्स खरीदे थे, 480,000। और जब हम EOQ पे खरीदेंगे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और हर यूनिट की प्राइस कितनी थी, 200। जब हम 200 के हिसाब से पे करेंगे, दैट इज 96 मिलियन। अब हम इन तीनों कॉस्टों को जमा करें तो ये बनती है 100,368,000। तो अगर EOQ के तहत अगर हमने प्रोक्योरमेंट की, तो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज होल्डिंग कॉस्ट, एंड दिस इज प्रोक्योरमेंट परचेज कॉस्ट। ओके, अब हम जाके देखते हैं कि अगर हम उनकी ऑफर मान लें, और उसने कहा था कि 1,20,000 का ऑर्डर देना होगा, तो 4,80,000 हमारी साल की डिमांड है, हम दे रहे हैं 120,000 का ऑर्डर। तो साल में बच्चों ऑर्डर देने पड़ेंगे 4। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2,18,400। 4 को 2,18,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 873,600। ओके, अब बच्चों जब हम 1,20,000 का ऑर्डर देंगे ना, तो एवरेज इन्वेंटरी बनेगी डिवाइड बाय 2 करके, दैट इज 60,000। और एक यूनिट को संभालने की कॉस्ट है 91। तो जब उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 5412,000। अच्छा बच्चों, अब आप देखोगे जब आप इस सिस्टम पे आ रहे हो तो आपको कितने डिस्काउंट दे रहा है, 5%। सॉरी, हमने खरीदे 4,80,000, एक यूनिट कितने का है, 200 का। लेकिन अब हमें मिलेगी 5% डिस्काउंट, तो हमें 200 यूनिट, 200 प्राइस है, 4,80,000 यूनिट खरीदने, लेकिन आप उसके अगेंस्ट हमें पे करना पड़ेगा 95%। ठीक है बच्चों, कितना पे करना पड़ेगा, 95%। तो ये अमाउंट बन जाएगी 91,000, 91.2 मिलियन, 91.2 मिलियन। अच्छा बच्चों, एक और बात ध्यान में भी रहे, जो मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, आपको जब ये फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी ना इस मेथड के तहत, तो अब आपको 200 रुपए की नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि क्या हो जाएगा कि 75 तो ये रहेगा ही रहेगा, जो स्टोरेज कॉस्ट है, इस 200 इंटू 8 जो था ना, 200 की जगह प्राइस अब हो जाएगी 95%। अगर हम उसको निकालें तो बन जाएगी 190। तो इनफैक्ट आपको जब डिस्काउंट वाला केस आएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं डिस्काउंट वाले केस में, जहाँ 5% डिस्काउंट है, बल्क डिस्काउंट। ठीक है, दैट इज 5%। ठीक है, अब आपको ये जो प्राइस है ना 200, ये पे नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कितनी पे करनी पड़ेगी, इसका 95%, जो कि बन गया है कितना, 190। और उसका फिर आप लोगे 8%, और 190 का 8% आ जाएगा 15.2, दैट इज 15.2। तो आपकी ये कॉस्ट बन जाएगी 90.2। अब आपने इस कॉस्ट को लेके ये वाली कैलकुलेशन की है, दैट इज 60,000 यूनिट्स एवरेज इन्वेंट्री इनटू 90.2। उसके साथ जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5412,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आके 90.2 इंटू हमने कर दिया 60,000, तो ये बन जाएगा 5412,000। ये बात एक जहन में आपने रखनी है, ये वाली जो कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट 200 के हिसाब से नहीं हो रही, बल्कि वो यूनिट आपको सस्ता मिलेगा, तो ये आपके पास आएगी। अब इन तीनों को जमा किया तो बन गया 97.485 मिलियन। तो बच्चों, आपको डिस्काउंट पे खरीदना फेवरेबल है, तो हमारे ऑफर होगी, ऑफर फ्रॉम ATL सप्लायर शुड बी सेपरेट एज इट वुड रिड्यूस द परचेज कॉस्ट। आपको यहाँ पे 97.4856 मिलियन पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे 100 मिलियन पे करने पड़ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन थी बच्चों, इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं। प्लस ये उन्होंने पूछा है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, या इनको कहते हैं assumptions क्या है, क्योंकि उसने ये बात कही कि कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी है, लेकिन हमने देखा कि अनसर्टनिटी है ड्यू टू सीजनल वेरिएशन। होल्डिंग कॉस्ट उन्होंने कहा कि हम ये सपोज करते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है,
लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे शॉपकीपर की सैलरी है वो भी हमें बढ़ानी पड़ सकती है एंड सो ऑन। इसमें परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने कहा कि ये सेम रहती है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि परचेज क्वांटिटी पूरे साल में सेम रहे। परचेजिंग कॉस्ट सेम रहे, क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह भी इसमें आ सकती है, जिसको ईओक्यू का फार्मूला कंसिडर नहीं करता। प्लस हम कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी पर ऑर्डर प्लेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड होती है और स्टेप वाइज उसके अंदर वेरिएशन आती है। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर ऑर्डर। हर एक की वेरिएबल कॉस्ट या रेलिवेंट कॉस्ट निकालना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो ये कुछ assumptions हैं ईओक्यू के मॉडल की। ठीक है बच्चों, आज हमने ये चीज़ें कवर की, यानी कि हमने ओवरहेड्स के भी पास पेपर से क्वेश्चन कर लिए और इन्वेंट्री का भी एक आध क्वेश्चन किया है। अब हम कल थोड़े से और क्वेश्चन इन्वेंट्री के, वैल्यूएशन के और मैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं इनको इंशाल्लाह हम कल करने की कोशिश करेंगे। प्लस एक क्वेश्चन हमें कहा गया है कि क्वेश्चन बैंक से भी करना है, आई थिंक 3.4 है, तो उसको भी हम क्वेश्चन बैंक से देख लेते हैं। आप लोग भी जो पास पेपर से क्वेश्चन करें, कोई आपको लगता है कि इसमें मुश्किल आ रही है तो मुझे बताएं, हम वो भी स्पेसिफिक कर लेंगे। बहरहाल मैं भी आपको अपने तौर पे ये चीज़ें करा रहा हूँ। 3.4 जिया टेक्सटाइल है, इसको देख लेते हैं। बच्चों ये जिया टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको कल कर लेंगे। ठीक है, अभी टाइम खत्म हो रहा है, अगली क्लास भी का भी आपका शायद टाइम होगा, तो ये 3.4 भी कल इंशाल्लाह करेंगे। और प्लस पास पेपर से और क्वेश्चन जो में होंगे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। सो एनी कमेंट अबाउट टुडे क्लास और कोई आपके कंसर्न हैं तो बताएं। शुरू शुरू में क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी थी, आप पता नहीं क्यों कम होती जा रही है। मुझे तो वरीज ही है कि पता नहीं हमारा इंटरेक्शन कैसा चल रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, फिर सॉरी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इस सेशन को एंड करते हैं। सर अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।